मैं हूं शशांक BHU से और मैं आज आप लोगों के लिए रोज कहानी का सब्जेक्टिव प्रश्न कर आया हूं। ये पार्ट 4 है, इसमें रोज कहानी का सब्जेक्टिव प्रश्न है। मैं चलता हूं प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। तो मैं इसका उत्तर पढ़ता हूँ। मालती के घर का वातावरण तो इस प्रकार थी कि जैसे वहाँ कोई छाया मंडरा रही हो। मशीन की तरह उसकी दिनचर्या थी, उदास मन एवं थका थका तन, जिसमें खुशियों की एक भी किरण नहीं थी। मालती के घर का इतना प्रिय एवं विशेष अतिथि के आने पर भी उसका मन खिला नहीं, बुझा ही रहा। अतिथि से कुछ बातें भी नहीं करती, उल्टे उनके प्रश्नों के उत्तर भी बहुत ही संक्षिप्त में देती। लेखक को ये बात जरूर अनुभव हो रहा है कि इतना झांकने वाली लड़की कुछ ही वर्षों में इतना बूझ कैसे गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यह कैसे सांप की छाया है? यह कैसी सांप की छाया है? वर्णन कीजिए। तो इसका मैं उत्तर पढ़ता हूँ। बच्चों, मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से अगर समझ लेंगे तो आपको आंसर देना बहुत आसान और सहज हो जाएगा। तो अब मैं आंसर पढ़ता हूँ। लेखक अपने दूर के रिश्तेदार के बहन के यहाँ आए हुए थे। यह वही बहन थी जिसके साथ लेखक का बचपन बीता था। वहाँ लेखक की सखी अधिक थी, लेखक की सखी अधिक थी, बहन कम। साथ खेलना, लड़ना, झगड़ना, साथ पढ़ना लिखना हुआ था। वो व्यवहार से बिल्कुल स्वच्छ थी। शादी के बाद औरत में इतना बदलाव आ जाता है कि वह अपने भाई, सखा और अतिथियों के आने पर भी जरा भी उल्लास नहीं दिखा पाती। समझ रहे हैं ना इस बात को? उसके वार्तालाप भी बहुत नीरस है, मात्र प्रश्न के उत्तर देती है, यह भी नहीं पूछती कि आप कैसे हो। जीवन बिल्कुल ही मौन। इससे ऐसा लग रहा है कि वह कुछ सह रही है, भोग रही है। यह स्थिति यह बताती है कि मालती के घर पर सांप की छाया मंडरा रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। मैं विस्तार से तो आपको चैप्टर जब एक्सप्लेन कर रहा था पार्ट 2 वाले वीडियो में तो अच्छा से पढ़ाया हूँ, तो इसलिए यहाँ पे आपको बस आंसर को समझते जाना है, पढ़ते जाना है। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। मतलब लेखक और मालती के बीच में क्या संबंध था उसको बताना है पाठ के आधार पे। लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार हैं और रिश्ते में वो भाई हैं, पर बचपन में उनका संबंध सख या मित्रता का था। एक साथ रहते थे, खेलते थे, लड़ते झगड़ते थे, साथ साथ पीटते भी थे, मतलब पिटाते थे अपने पिताजी से, और दोनों आपस में भी लड़ाई करते थे। लेखक का अध्ययन भी मालती के साथ ही हुआ था। उनके व्यवहार में सदा सख की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के संबंधों में नहीं रहा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रखती है? पठित पाठ, अब उत्तर है पठित पाठ, अर्थात इस कहानी के आधार पर यह कह सकते हैं कि महेश्वर एक व्यस्त व्यक्ति था। महेश्वर एक व्यस्त व्यक्ति था जिनका परिवार से रूटीन लगाव था, मतलब रूटीन उनका बना हुआ था। घर में बच्चा रो रहा है, गिर पड़ता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं है। मालती का जीवन तो नौकरानी की तरह है। महेश्वर को इस बात का कोई चिंता नहीं है कि हमारी पत्नी नौकरानी की तरह घर में जी रही है और हमारा बच्चा रो रहा है, गिर रहा है। इन सब बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर आना, खाना और खाकर सो जाना, सुबह तैयार होकर डिस्पेंसरी चले जाना एक रूटीन सा हो गया था महेश्वर के जीवन में, जो मालती के पति हैं। ऐसा आभास होता है कि महेश्वर की जिंदगी खूंटे से बंधे पशु के समान है, जिसकी नियति मात्र कहते ही चारों ओर चक्कर काटना ही है। कहानी में जहाँ कहीं भी महेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ वातावरण तनावग्रस्त हो उठता है। मतलब महेश्वर क्या है? एक नीरस व्यक्तित्व का व्यक्ति हैं जिनका रूटीन एक जैसा हो गया। वो जब भी घर में रहते हैं तो मतलब तनावग्रस्त ही जीवन लगता है। अब अगला प्रश्न है, गैंग्रीन क्या है? इसका उत्तर है, गैंग्रीन एक ऐसा चोट या घाव होता है जिसका समान इलाज संभव नहीं हो पाता, उसे गैंग्रीन कहते हैं। आमतौर पर इसे गलाव कहते हैं, अर्थात घाव ठीक होने के बजाय गलने लगता है।
बढ़ने लगता है, इस परिस्थिति में उस अंग को काट देना ही बेहतर माना था। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा भी जा सकता है। हाँ, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कहानी में उन वाक्यों को चुने जिनमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो उत्तर होगा ना, यही उत्तर को आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, कि कहानी जो रोज है उसका शीर्षक, मतलब शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट करें, ये भी पूछ सकता है। तो दोनों का उत्तर यही होगा, शीर्षक की सार्थकता या रोज कहानी का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है वो, मतलब दोनों। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहानी में मालती द्वारा बोले गए कुछ वाक्य हैं जिनमें रोज शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं, रोज ही ऐसा होता है। क्यों, पानी का क्या हुआ, रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता नहीं। देखिए बार बार रोज शब्द का प्रयोग हो रहा है। मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। धीरे से बोली कि मेरे तो रोज इतने समय हो जाते हैं। देखिए रोज शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है। इन सब चीज़ों को आप जब पूछ दिया जाए कि कहानी का शीर्षक को सार्थकता स्पष्ट करें, तो आप वहाँ भी ये उत्तर को लिख सकते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अब इसमें है आशय स्पष्ट करना है, इससे पंक्ति दे देगा आशय में और उसका आशय को कहेगा स्पष्ट करने के लिए। तो आपको मैं बताया उसका उत्तर कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर, जैसे यह मालती। इस बात को लेखक कहते हैं जो इसके पति भाई हैं, मालती के भाई जो आए हैं वो लेखक के रूप में, वही इस बात को कहते हैं। ये पंक्तियाँ अज्ञे द्वारा रचित पाठ रोज कहानी से लिया गया। मैं आपको बताया हूँ ना, जब आशय अगर कहे स्पष्ट करने तो पहले आपको ये लिखना होगा कि पंक्ति कहाँ से ली गई है और उसके रचनाकार कौन है। ये पंक्तियाँ अज्ञे द्वारा रचित पाठ रोज कहानी से लिया गया है। लेखक मालती के घर दूर के रिश्तेदार के रूप में आए हैं। अतिथि को यह लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। लेखक को यह भी अनुभव हो रहा है कि लेखक भी उस माहौल में जकड़ते चले जा रहे हैं। वह भी उस जकड़ में आकर बड़ा नीरस और निर्जीव सा हो रहा है कि ठीक उसी प्रकार जैसे मालती, जैसा यह घर। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी है आशय स्पष्ट करना है। 3 बज गए हैं, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे की इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर है, इससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें भी पहले इसी तरह से लिखना होगा। इस पंक्ति को रोज कहानी पाठ से लिया गया है जिसके रचनाकार अज्ञे हैं। उसके बाद इसको पढ़ेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि मालती हर समय घंटा गिनती रहती थी, क्योंकि समय काटे नहीं कटता। साथ ही उसके आगे की योजना पर भी काम बनाने का काम सब वही करती है। घंटा बजने पर उसकी 2 मानसिकताएं रहती है। जब घंटा बजता है तो उस पर उसके 2 विचार चलता है मन में, मानसिकता पे। पहली यह कि चलो अब इतना समय बीत गया, और दूसरा यह कि चलो अब यह कर लो। और हर घंटा गिनना उसको आभास कराता है कि अब इतना समय तो बीत गया। समझ रहे हैं ना? घंटा गिनने का मतलब उसको 2 चीज़ें लगती है। पहला चीज़ लगता है कि इतना समय तो चलो बीत गया, इतना टाइम मेरा कट गया। दूसरा लगता है कि अरे इतना देर हो गया अभी तक, और बहुत सारे काम हमारे पास बचे हुए हैं। अब अगला प्रश्न है, मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। इस बात को कौन कहता है? मालती के भाई कहते हैं। उसके जो घर में सोए हुए हैं छत पे, वहीं पे ये बातें आती हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति अज्ञे जी द्वारा रचित रोज कहानी से ली गई है। लेखक यह बताना चाहते हैं कि एक दिन रात करीब 10:30 बज रहे थे। मालती खाना खा रही थी। वो कुछ विचारों में डूबी हुई थी। मतलब 10 बज रहा था, मालती छत पे खाना खा रही थी, कुछ बर्तन भी मांज रही थी। और उस समय रात में 10 बज रहे थे, मालती खाना खा रही थी, वो कुछ विचारों में डूबी हुई थी। लेखक आकाश की ओर देखने लगे। पूर्णिमा थी लेकिन आकाश अनभ्र था। अनभ्र मतलब मेघ रहित। लेखक बहुत सारे सुखमय स्थिति की कल्पना कर रहे थे। दुख की बात यह है कि वो सुखमय पल मालती के लिए नहीं था। मालती न तो वो सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियति गति से बहा जा रहा था, और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए
एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। तो इस बात को कहते हैं कि मैंने इन सब चीज़ों का अनुभव उस घर में किया, आभास किया, पर लेकिन मालती इन सब चीज़ों का अनुभव नहीं कर पाती, क्योंकि उसका जीवन एक जैसा हो गया है, नीरस हो गया, उदास हो गया है। वो उसको अलग कुछ सोचने की क्षमता ही अब नहीं रही मस्तिष्क में। हाँ, अगला प्रश्न है, इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है, यह क्या, यह डॉट डॉट डॉट। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये हो सकता है इस बार पूछ दिया जाए। इस प्रश्न को अच्छे से आप समझिएगा। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है, यह क्या। इस बात को लेखक कहते हैं जो मालती के भाई के रूप में उसके घर पे आए हैं और वो कुछ देखते हैं, तभी उनके दिमाग में ये बात चलती है। हाँ, इसका उत्तर है, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि जब वो बचपन में मालती के साथ पढ़ते थे तो वही मालती पढ़ाई न कर पाने के लिए पीटी जाती थी। एक बार मालती के पिताजी ने उससे एक पुस्तक लाकर दी, रोज 20 पन्ना पढ़ा करो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने उसके पढ़ने के बजाय उसके पन्ने फाड़कर फेंकने लगी थी। और जब पिताजी ने पूछा कि किताब समाप्त कर ली, तो मालती बोली कि हाँ, कर ली। पिता ने कहा पुस्तक लाओ। प्रश्न पूछता हूँ तो मालती चुपचाप खड़ी रही। फिर पिताजी के डांट पड़ने पर बोली कि किताब मैंने फाड़कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। ये मालती कहती अपने पिताजी से, मैं किताब फाड़कर फेंक दी हूँ, अब मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वो पीटी, पर ये बात अलग है। लेखक ये सोच रहे हैं कि वही मालती जिसके बचपन के ये हरकत थे, लेकिन अब ये एक अखबार के टुकड़े को तरसती है, क्योंकि एक दिन महेश्वर ने अखबार के पन्ने में आम लपेटकर लाया था और उस समय उस आम को धोने के लिए बोला था, तो मालती उस अखबार को पढ़ते पढ़ते नल की ओर जा रही थी। कहने का मतलब है, लेखक को बचपन का दिन याद आ जाता है कि जब यही मालती को उसके पिताजी किताब ला करके देते थे पढ़ने के लिए, तो वो किताब को फाड़ देती थी, पढ़ती नहीं थी, और पिताजी से पिटाई भी उसका हुई थी इस घटना के लिए। और आज वही मालती एक मतलब कि पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा को भी पढ़ने के लिए तरसती है। कितना जीवन में परिवर्तन आ गया है मालती के जीवन में, वही ये कहते हैं। तो इन्हीं सब बातों से हमारा प्रश्नोत्तरी का सत्र समाप्त होता है। बच्चों, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। और जो कुछ हो परेशानी, आप मेरा नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ओके।